नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातचीत चल रही है। दोनों देश अपनी दुश्मनी खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईरान का ये कहना है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है और ईरान के मुताबिक ट्रंप का ये बयान सिर्फ और सिर्फ दुनिया को धोखा देने वाला है। तेल की कीमतों को कम करने और अपनी सेना को तैयारी के लिए वक्त देने के लिए ये ट्रंप की सिर्फ और सिर्फ एक चाल है। वहीं ट्रंप जो है सोशल मीडिया पर आकर लिखते हैं कि पिछले 2 दिनों में बहुत गहरी और पॉजिटिव बातचीत हुई है ईरान के साथ। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया गया है। जब ट्रंप का ये बयान सामने आया इस पोस्ट के जरिए, तो लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पॉजिटिव हो रही है, लेकिन तुरंत ईरान ने सामने आकर इन दावों का खंडन कर दिया। देखिए, जैसे ही ट्रंप की ये पोस्ट सामने आई, ईरान के एक सरकारी चैनल पर ग्राफिक चलने लगे। ईरान की सख्त चेतावनी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे हट गए। ईरान का कहना है कि ट्रंप ने यह फैसला बातचीत की वजह से नहीं, बल्कि ईरान की उस धमकी के डर से लिया जिसमें ईरान ने खाड़ी देशों पर अमेरिकी ठिकानों को उड़ाने की बात कही थी। देखिए, ईरान ने यह साफ कहा था कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो गल्फ देशों में बारूदी सुरंगें बिछा देगा और अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाएगा। और ये धमकी भी छोटी मोटी नहीं थी। इसका मतलब था कि पूरे क्षेत्र में युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता था। ईरान का साफ कहना था कि ये युद्ध उसने शुरू नहीं किया, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। और यहाँ पर ईरान ने साफ कहा कि जब तक उन्हें हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती है, अमेरिका ये गारंटी नहीं देता है कि वो आगे से कोई दखल नहीं देगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच एक और दिलचस्प बयान सामने आता है ईरान के एक बड़े नेता मोहसिन रजई। उन्होंने कहा कि ये युद्ध 1 हफ्ते में खत्म हो सकता था, लेकिन इजराइल की वजह से ये युद्ध लंबा खिंच गया है। और उनके मुताबिक अमेरिका तो सीज फायर तक के लिए तैयार था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले जारी रखने पर जोर दिया। वहीं रजई ने यह भी कहा कि 15 दिन बाद अमेरिका को समझ आ गया था कि इस युद्ध में जीत का कोई साफ रास्ता नहीं है। यानी ये मामला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि पूरी स्ट्रेटेजी और पॉलिटिक्स का भी है। और आज देखिए क्या कंडीशन है कि ये युद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया इस पर नजर टिकाए हुए है कि ये स्थिति कब नॉर्मल होगी, क्योंकि इस युद्ध का असर जो है वो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर जो है वो ऊर्जा बाजार पर देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इससे हर देश की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। वहीं आप देखिए कि दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युआन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत भी की। ह्युआन ने युद्ध और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर अपनी चिंता जताई। चो ह्युआन ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करना बेहद जरूरी है और ईरान से जरूरी कदम उठाने की अपील की। और उन्होंने ईरान से यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिनमें दक्षिण कोरियाई कंपनीज के जहाज भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर जापान के अंदर भी तेल का संकट देखने को मिल रहा है। और वहीं जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने घोषणा की कि देश इस महीने के अंत तक अपने तेल भंडार को जारी करना शुरू करेगा, जो उनका रिजर्व तेल है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि 26 मार्च से राष्ट्रीय तेल भंडार को बाजार में उतारा जाएगा, ताकि पेट्रोल और जो दूसरे ईंधन की सप्लाई है उसकी मार्केट में कोई रुकावट ना आए और कोई दिक्कतें ना हो। तकाइची ने यह भी कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच देश में ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनी रहे। वहीं भारत के अंदर संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 10वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के अंदर लोकसभा में इस ईरान
इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर अपनी बात रखी थी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर बने हालातों पर आज वो राज्यसभा में करीबन 2 बजे के करीब अपना बयान दे सकते हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी 25 मिनट की स्पीच दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से हमने चुनौतियों का सामना किया था, ठीक इसी तरीके से इस समय भी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वहीं अब कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं इस ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध को लेकर सामने आ रही हैं। अब क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। मैम, जिस तरह से क्रूड ऑयल से लेकर सब चीज को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, क्या कहेंगे? विपक्ष तो शुरू से ही बात कह रहा था कि एलपीजी की कमी हो रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। एटलीस्ट अब बैठक करी है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इन सब विषयों में हमें बोलना चाहिए, चाहे वो हमारे एलपीजी हो, चाहे हमारे वो ऑयल लाइक एनर्जी प्रोडक्ट्स हो, और इसी के साथ फूड सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई है, इसको भी लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। मैम, एयर फिर दोबारा बढ़ेंगे क्योंकि डोमेस्टिक क्या हटा दिया गया है, क्या होना चाहिए? लगातार जो कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, आज उनकी बात अपने आप सामने आ रही है। और जिस तरह देखा गया है कि जब भी कोई घटना होती है देश में, जब हमने चाहे पहलगांव की घटना देखी हो, जब सारे टूरिस्ट फंस गए थे, उस मूवमेंट में भी जब सरकार को ये करना चाहिए था कि कम दामों में फ्लाइट टिकट्स देकर कंज्यूमर्स को, जो लोग वहां पे फंसे हुए थे टूरिस्ट को, उनको वापस बुलाना चाहिए था। उस टाइम जिस तरह से एयरलाइंस का रवैया रहा, जहां जो प्राइसेस है 3 गुना बढ़ा दिए गए, तो आखिरकार आम जनता क्यों सफर कर रही है, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए इस मामले में। जिसमें उन्होंने ईरान इजराइल में से हो रहे जो देश विदेश में हालात उन पर चर्चा की। देखिए, पहले दिन से हम लोग यही बात कह रहे हैं। तब भाजपाई कहते थे कि इनको कौन सी विदेश नीति आती है। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि भाई जैसे रूस ने, चीन ने अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत की ईरान से, और वहां के जहाज आ रहे हैं, उनका काम नहीं रुक रहा है। ऐसे ही भारत को आपने संकट में जानबूझ के डाला। 13 दिन के बाद कुंभकर्ण की नींद से सरकार जागी और तब उन्होंने बातचीत की राष्ट्रपति से वहां के। पहले क्यों नहीं की? भारत से और ईरान के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। आपने तो जबरदस्ती जाके गड़बड़ करके रिश्ते और देश को संकट में डाला। और संकट में डाला, मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि देश की जनता को नहीं पता था, लेकिन प्रधानमंत्री को पता था, विदेश मंत्री को पता था कि 60% कच्चा तेल उसी हार्मोज समुद्री मार्ग से हिंदुस्तान आता है, 50% गैस उसी समुद्री मार्ग से हिंदुस्तान आती है जो ईरान के कब्जे में है। तो ऐसे देश से हम पंगा लेने जा रहे हैं जो हमारे ऊर्जा हितों की सुरक्षा देता है। तो ये सवाल है जी। सर, साथ ही अगर आपने अभी मीटिंग करना शुरू किया, अब क्या हालत है? गैस की शॉर्टेज अब बढ़ेगी, तेल की शॉर्टेज बढ़ेगी, आपके जो रिजर्व हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे, तो ये समस्या होगी। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ ऑयल और एलपीजी के जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की बात? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत देर कर दी है। जो देश में आज गैस की किल्लत है, एयर फेयर बढ़ रहा है लगातार, और हमारे तेल टैंकर जहां तहां फंसे हुए हैं, इसके लिए दरअसल प्रधानमंत्री की आधी अधूरी और मुझे लगता है गैर जरूरी विदेश नीति जिम्मेदार है। क्या जरूरत थी जब इजराइल अटैक करने जा रहा था ईरान पर, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री को इजराइल जाने की? कौन सलाहकार था जो प्रधानमंत्री को इजराइल ले गया? दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मौके पे किसी भी ऐसे देश का दौरा करना जरूरी नहीं समझेगा जो जंग की आग में कूदने जा रहा हो। मुझे लगता है ये पूरी तरह से विफलता है सरकार की, और प्रधानमंत्री को जानकारी थी या नहीं थी? अगर जानकारी थी तो जानबूझ करके ब्लंडर किया उन्होंने, और जानकारी नहीं थी तो इसका मतलब पूरी तरह से आपका विदेश मंत्रालय आपको धोखे में रख रहा है। तो ये पूरी तरह से विफलता है। गैस की किल्लत है, लोग सड़कों पर लाइन में लगे हुए हैं, गांव-गांव तक ये पैनिक फैल रहा है। अगर किल्लत नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पैनिक दूर करे। सर, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया गया ईरान को कंडेम करते हुए, भारत ने उसका समर्थन किया। हालांकि उसमें रशिया जो है इससे दूर रहा और कई देश इससे दूर रहे। ये एक और बड़ी विफलता है हमारी विदेश नीति की। पता नहीं कौन संचालित कर रहा है, कौन समझा रहा है। वो ईरान जो सदियों से हमारा
दोस्त रहा है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी जरूरत पड़ी है तब तब भारत का साथ दिया है। ऐसे समय में जब नेहरू की जो मध्यस्थ बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाली नीति थी, वो नीति अपनानी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अलग दिखने के चक्कर में अपनी विदेश नीति का जो कबाड़ा करवा रहे हैं, वो उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ रहा है। आप देखते रहिए जिस तरह से गैस की किल्लतें बढ़ रही हैं। अब आप गैस कहां से लाइएगा? नाली से, गटर के जरिए कैसे लाइएगा? तेल टैंकर फंसे हुए हैं जहां तहां। आपने अपना एक हमेशा का अच्छा दोस्त जो है वो खो दिया है। और इजराइल आपके लिए कभी भी किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ जासूसी करवाने के अलावा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं पैनिक फैला रहे हैं, ऐसा कुछ। प्रधानमंत्री जी खुद पैनिक फैला रहे हैं, खुद पैनिक में हैं। पैनिक नेता क्यों पैनिक फैलाएंगे? जो जनता सड़कों पर खड़े होकर के गैस की लाइनों में बेहोश हो रही है, आप जाकर के उसके सामने कहिए ना कि लोग पैनिक फैला रहे हैं। आप यहां टीवी चैनलों पे भले बोल दें, संसद में भले बोल दें कि पैनिक फैला रहे हैं लोग। असल में तो जनता, आपने नोटबंदी की लाइन में लगाया लोगों को, आज आपने जो है गैस की लाइनों में लोगों को लगा रखा है। सर इसके अलावा संभल सीओ का एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि जुम्मे की नमाज से पहले जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कहा है कि अगर ईरान के लिए रोना है तो ईरान चले जाएं, वहां जाके छात्र। जिनको इजराइल के लिए रोना है वो कहां चले जाएं? सीओ साहब से पलट के जवाब पूछिए ना। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी की भाषा ये नहीं होनी चाहिए। पीस कमेटी की मीटिंग में अमन और भाईचारे की बात हो, धमकाने की बात ना हो। देखिए, ये युद्ध थोपा गया है ईरान के ऊपर। इजराइल ने, अमेरिका ने संयुक्त अभियान चला करके ईरान पर आक्रमण किया है। पहले उसे धमकी दी गई और फिर उस पर आक्रमण किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई साहब बड़े जिगर वाले इंसान थे। उनको धमका करके और उनके राष्ट्र के हितों के विपरीत समझौते के टेबल पर बैठने के लिए बार बार कहा गया। उन्होंने अपने राष्ट्र के हित को ही सर्वोपरि माना। उनको मार डालने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं, मेरे राष्ट्र का बहुत मूल्य है और मेरे रास्ते का बहुत मूल्य है, और मैं जुल्म के सामने कभी नतमस्तक नहीं होऊंगा। और परिणाम यह है कि आज बम गिर रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अपने आप को सब कहने वाला अमेरिका, इसने बम मार दिया एक लड़कियों के स्कूल पर। 160 से ज्यादा बच्चियां, मासूम बच्चियां उस हॉस्पिटल में मर गई। ये खबर नहीं बन पा रही है, ये शर्म नहीं आ रही उनको। एक अकेला ईरान, अकेले अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को कहता है, इजराइल जिसका एक पूरा आडंबर खड़ा किया गया है, दोनों को लोहे का चना चबवा दिया। ये लोग सोचते थे कि अली खामनेई साहब को मार दिया जाएगा तो वहां के हुकूमत के लोगों का हौसला टूट जाएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं वहां के उन बहादुरों को जिन्होंने इन जालिमों के सामने घुटना नहीं टेका, इनका मुकाबला कर रहे हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मरना तो किसी को भी है इस दुनिया में, मौत तो किसी को आएगी, लेकिन मौत के बाद भी कुछ लोग जीवित रह जाते हैं और जीवित रहते भी कुछ लोग मर जाते हैं। ट्रंप का नाम मर जाएगा, नेतन्याहू का नाम मर जाएगा, लेकिन अली खामनेई साहब जीवित रहेंगे। लाखों करोड़ों अरबों लोगों के दिलों में उनके लिए जो सम्मान है, उस बूढ़े इंसान ने 86 साल की उम्र में जिस तरह से इन जालिम ताकतों का मुकाबला किया है, इनके सामने डटा रहा, इनके जुल्म को स्वीकार नहीं किया। और ये धमकी देकर के ईरान को कि हम आपको मिटा देंगे, तो मैं दो पंक्तियों का एक शेर कहना चाहता हूं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मार तो दिए गए अली खामनेई साहब, लेकिन देखिए वो मुखबिरी करा करा करके वहां के तमाम टॉप लीडर को मरवा रहे हैं, लेकिन मरवाते रहे। उनके इब्राहिम लिंकन के नाम के उस बड़े शिप पर भी ईरान ने अपने ड्रोन भेज दिए। उनके सारे फौजी ठिकानों पर ईरान ने आक्रमण कर दिया।
एक अकेला देश 14 मुल्कों की ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है और सारे दुनिया में जो लोग न्यायप्रिय हैं उनकी हमदर्दी ईरान के साथ है। हमारे देश ने इस संकट की घड़ी में, जब ईरान इनका प्राचीन मित्र था, वो देश जब पाकिस्तान ने अरब लीग, जहां इस्लामी राष्ट्रों की जो हुकूमतें हैं सभी की मीटिंग में ज्यादातर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर के सवाल पर प्रस्ताव पास करना चाहा, तब यही ईरान था, यही अली खामेनेई साहब थे जिन्होंने डट करके हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े होकर के अपना बयान दिया और ऐसा प्रस्ताव नहीं पास होने दिया। आज हम अपने सच्चे हमदर्द देश को छोड़ चुके हैं संकट देख करके। तो बहरहाल आप इस स्थिति पर अब क्या कुछ कहते हैं और सोचते हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।